गुड मॉर्निंग बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हम लोग स्टोइकियोमेट्री में लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में समझे थे, ठीक है। और स्टोइकियोमेट्री का जो बेसिक प्रिंसिपल है कि इस चैप्टर के अंदर आखिर हमें करना क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया गया था। हम उसको 2 मिनट के अंदर रिपीट करना चाहेंगे कि पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ाया गया था, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर जो स्टोइकियोमेट्री का बना था उसमें आपको ये समझाया गया था कि ये जो चैप्टर बनाया गया ना स्टोइकियोमेट्री, ठीक है, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब ये होता था बच्चों कि जब हमारा रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट बनता है, जब हमारे रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट का हमें क्या करना होता, मास निकालना होगा, मोल निकालना पड़ेगा, आपको वॉल्यूम निकालना पड़ सकता है। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना किसी भी रिएक्शन का। दूसरी बात आपको ये समझाया गया था कि कोई भी आपके पास अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिया हुआ रहे और अगर आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस किसी केमिकल रिएक्शन का करना है तो आपको बैलेंस फॉर्म में रिएक्शन को रखना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी बात ये समझाया गया था आपको कि अगर कोई बैलेंस केमिकल रिएक्शन हमारे सामने आती है तो उसको हम लोग किस तरीके से एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो उसमें एक चीज बताया गया था आपको कि जो कोफिशिएंट होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में नंबर्स यूज किए जाते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से सब्सटेंस के बगल में, उनको हम लोग उसका कोफिशिएंट बोलते हैं। और वो कोफिशिएंट उस सब्सटेंस का क्या इंडिकेट करता था बच्चों, मोल इंडिकेट करता था। या आप उसको कह सकते हैं कि ये उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूल भी हो सकता था। और किसी भी केमिकल रिएक्शन का एनालिसिस हम जनरली या तो मोल के टर्म में करते थे, या प्रेशर के टर्म में करते हैं, या वॉल्यूम के टर्म में करते हैं। तो मोल के टर्म में आप किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन को एनालाइज कर सकते थे, लेकिन वॉल्यूम के टर्म में एनालिसिस करना और प्रेशर के टर्म में एनालिसिस करना सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन के लिए होता है। और ये जो होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन होता था उसमें आपको ये बताया गया था कि आप उस रिएक्शन को ये प्रेशर के टर्म में भी एनालाइज कर सकते हैं, वॉल्यूम के टर्म में भी एनालाइज कर सकते हैं। अब कब हम प्रेशर के टर्म में एनालाइज कर पाएंगे उसको, कब हम उसको वॉल्यूम के टर्म में एनालाइज कर पाएंगे, तो इसके लिए आपको बताया गया था कंडीशन। बोला जाता है ये कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी के अनुसार अगर हम लोग देखते हैं तो कोई कहता ये है कि अगर आप रिएक्शन को कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे कराते हैं तो उस समय वॉल्यूम का रिलेशन मोल के साथ आता है। और ये दोनों चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए रिलेटिव वैल्यू अगर हम बात करें ना कि जो काम हमारा वॉल्यूम करेगा वही काम हमारा मोल करेगा, तो मोल हमें कोफिशिएंट से पता होते हैं, तो इसीलिए कोफिशिएंट को हम लोग उस समय क्या करते हैं, वॉल्यूम के टर्म में एनालाइज करते हैं। दूसरी बात ये बताया गया था कि अगर मान लीजिए आपका रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे होने लगे, किस कंडीशन में होने लगे बच्चों, कांस्टेंट वॉल्यूम में और कांस्टेंट टेम्परेचर पे होने लगे, तो उस समय मोल जो होगा ना वो प्रेशर के जैसा काम करना चालू कर देता है। मतलब की बात ये कि ये दोनों प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, इसीलिए हम जो मोल के टर्म में काम कर रहे थे वो हम अब बिल्कुल प्रेशर के टर्म में कर पाएंगे। तो ये पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जरूरत पड़ने पे कभी कभी हम केमिकल रिएक्शन को मोल के टर्म में एनालाइज करते हैं, कभी कभी हम उसी केमिकल रिएक्शन को वॉल्यूम के टर्म में एनालाइज करने लगते हैं, कभी कभी हम लोग उसको प्रेशर के टर्म में एनालाइज करने लगेंगे। ये अलग अलग चैप्टर में होता है, चूंकि ये कंडीशनल होता है ना, तो इसलिए कंडीशन हमें जहां भी अप्लाई हो जाएगा वहां पे हम लोग ये सारा काम करने लगेंगे। इतना चीज हम लोग समझे थे। उसके बाद हम लोग को एक बात और समझ आई थी कि लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट हमारे केमिकल रिएक्शन के लिए क्या होते हैं। जब भी आप किसी केमिकल रिएक्शन का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने जाते हैं तो उस समय हर हमेशा ये माइंड में ध्यान रखना होता है कि कहीं लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट तो यूज नहीं करना पड़ेगा। और इसका हम कंडीशन बताए थे, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी केमिकल कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें आपको लिमिटिंग रिएजेंट का जरूरत पड़ेगा। इसका एक लिमिटेशन है, इस लिमिटेशन को आपको ध्यान रखना, मतलब ये कंडीशन को ध्यान रखना। ये कंडीशन बताया गया था
कि किसी भी केमिकल कैलकुलेशन करते समय आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट तब यूज करना है, या लिमिटिंग रिएजेंट तब आपके सामने निकल के आएगा जब आपके रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो। कम से कम तो दो होना ही चाहिए, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होना चाहिए, और इसके साथ साथ कम से कम दो रिएक्टेंट का कुछ भी दिया हुआ रहेगा। कुछ भी दिया हुआ रहने का मतलब ये या तो दो रिएक्टेंट का मोल या मास दे दे या वॉल्यूम दे दे। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि कम से कम दो रिएक्टेंट होने चाहिए और कम से कम दो रिएक्टेंट का अमाउंट प्रोवाइड किया हुआ रहना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जब भी प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करेंगे, या यूं सोचिए वहां पे आपको कोई भी कैलकुलेशन करना होगा कि रिएक्टेंट कितना बच जाएगा, कौन प्रोडक्ट कितना बन जाएगा, तो ये सारी चीजों कैलकुलेट करने से पहले आपको उस रिएक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना होता है। तो ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि कब लिमिटिंग रिएजेंट लगाना है, कब लिमिटिंग रिएजेंट नहीं लगाना है। तो ये इसका एक कंडीशन था। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीखे थे कि आखिर अगर ऐसा कंडीशन मिल जाएगा तो लिमिटिंग रिएजेंट चेक कैसे करेंगे। तो उसका हम आपको दो तरीका बताए थे। पहला तरीका में क्या था ना कि आपको जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, रिएक्शन के कोएफिशिएंट के अनुसार किसी पार्टिकुलर रिएक्टेंट का, और उसका निकाल लें और फिर देखिए कि उसका आपको कितना मास दिया हुआ था या कितना अमाउंट दिया हुआ था। फिर उन दोनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि जितना उस पार्टिकुलर रिएक्टेंट का रिक्वायरमेंट है क्या उससे हमें ज्यादा दिया हुआ है या कम दिया हुआ है। अगर रिक्वायरमेंट से ज्यादा दिया हुआ है उस पार्टिकुलर रिएक्टेंट का तो समझ जाइए वो रिएक्टेंट बच जाएगा। और वैसे सब्सटेंस कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होते। वैसे सब्सटेंस लिमिटिंग रिएजेंट होते थे जो रिएक्शन में पूरी तरीके से खत्म हो जाना चाहिए था। एक ये तरीका था, लेकिन इस तरीके में थोड़ा सा लिमिटेशन था। लिमिटेशन ये आपको बताया गया था कि ये काम आप सिर्फ और सिर्फ दो रिएक्टेंट वाले रिएक्शन के लिए ही कर सकते थे, लेकिन हमारे पास तो क्वेश्चन में तीन रिएक्टेंट भी हो सकता है। तो एक ऐसा तरीका निकाला गया कि कितना भी रिएक्टेंट क्यों ना हो जाए हम लिमिटिंग रिएजेंट का पता कर सकते। वो दूसरा मेथड था जो सबसे सटीक मेथड होता है लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करने का। वो बताया गया था कि हर एक रिएक्टेंट के लिए आपको मोल उसका, या ये ध्यान रहे बात, हर हमेशा किसको यूज करना पड़ेगा आपको, मोल का। यहाँ पे मास नहीं कर सकते, वॉल्यूम नहीं कर सकते, प्रेशर उसका यूज नहीं कर सकते। लिमिटिंग रिएजेंट के लिए जो रेशियो निकालना होता है वो हर हमेशा आपको मोल और कोएफिशिएंट का रेशियो निकालना होगा। जितने भी रिएक्टेंट होते हैं रिएक्शन में सबके लिए आप निकाल लीजिए और देखिए कि कौन रेशियो छोटा आया या किस रिएक्टेंट के लिए ये रेशियो छोटा आया। जिस रिएक्टेंट के लिए छोटा आ जाता है वही हमारा क्या होता था, लिमिटिंग रिएजेंट होता था। हाँ, इसमें एक ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि आपके पास जितने रिएक्टेंट है ना उन सबके लिए ये रेशियो क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। तो समझ जाइए कि अब कोई छोटा बड़ा तो हुआ नहीं। अगर सबके सब बराबर आ गए इसका मतलब वहां पे जितना रिएक्टेंट है वो सबका सब क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट ही है। मतलब वो सब एक ही साथ खत्म होंगे, एक ही टाइम पे खत्म होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई खत्म हो चुका है कोई बचा हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा तभी होगा जब कोई एक रेशियो ज्यादा आ रहा होगा दूसरा रेशियो कम आ रहा होगा। तो बच्चों यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में सीख चुके थे। एक और हम लोग इसके ऊपर सवाल कर लेते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम लिमिटिंग रिएक्टेंट चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए हम एक और सवाल, छोटा ही सवाल, अभी देखिए एग्जांपल हम लोग सब छोटा छोटा लेंगे। हम आपको अभी रिएक्शन में उलझाना नहीं चाह रहे हैं। रिएक्शन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ठीक है, कंसेप्ट कभी इससे ज्यादा नहीं आएगा। रिएक्शन मान लीजिए आप H2O2 और H2O ना लेके कोई दूसरा रिएक्शन हो सकता है। तो रिएक्शन तो आप धीरे धीरे करके सीखेंगे, इसीलिए
हमारा फोकस अभी इसके कॉन्सेप्ट पे होता है। रिएक्शन तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हमें रिएक्शन पता चल जाए उसके बाद का क्या काम करना, अभी हमारी फोकस सिर्फ इन चीजों पे होगी, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। रिएक्शन तो आप अलग अलग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ना, तो वो धीरे धीरे करके आपके पास इकट्ठा हो जाएगा और रिएक्शन बनाना आप सीख लेंगे। इसलिए अभी रिएक्शन पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि हमको कैसे पता चलेगा कि किसके बीच क्या रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। इतना सारे लोग को समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, पहली बात मान लीजिए बैलेंस करना, तो बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन को यहाँ पे 2 है तो 2 कर देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। अब देखिए बैलेंस केमिकल रिएक्शन दिया हुआ, ठीक है। अगर मान लीजिए गिवन अमाउंट, हम अभी लैंग्वेज में नहीं लिखते हैं क्योंकि ये जल्दी सीखना अभी हमें। अगर मान लीजिए गिवन अमाउंट में इसका कोई कहता है ना कि 3 मॉलिक्यूल है, ध्यान से सुनिए क्या दिया हुआ, ये कितना है इसका 3 मॉलिक्यूल दिया हुआ, और इसका मान लीजिए 6 मॉलिक्यूल दिया हुआ। अब कहता है कि बताइए इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, विच विल बी द LR, विच इज LR। अगर आपको ऐसा सवाल दे दे कि इस क्वेश्चन में LR कौन है, अब देखिए एक चीज और बताए थे कि जब 2 या 2 से ज्यादा का अमाउंट दिया हुआ रहता है तब तो आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके ही पता करना होगा। अगर आपके रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट हैं लेकिन अमाउंट किसी एक ही रिएक्टेंट का अगर क्वेश्चन में मेंशन करता है, इसका मतलब हम लोग अपने मन से ये हर हमेशा एज्यूम कर लेंगे कि जितने भी बाकी रिएक्टेंट है उन सब का अमाउंट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब वो खत्म नहीं होंगे। तो जो सिंगल रिएक्टेंट का अमाउंट दिया है वही खत्म होगा, इसलिए वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो उस समय हमें लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, हम देख के ही बता देंगे कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। फॉर एग्जाम्पल मानिए कि आपको ये 6 मोल नहीं दिया, 6 मॉलिक्यूल इसका नहीं दिया, सिर्फ इतना कहता है कि 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। अब कितना मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है ये आपको प्रोवाइड ही नहीं किया है वो, इसका मतलब हम लोग ये निकालते हैं बच्चों कि ये ऑक्सीजन का अमाउंट जो है ना वो बहुत ज्यादा होगा, तो इसका मतलब ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, इसका मतलब अंतोगत्वा लास्टली इसी को खत्म होना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ बिना कोई कैलकुलेशन का हमें ये पता चल जाएगा कि ये हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। लेकिन अगर यहाँ पे दे दिया तब तो आपको फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन से गुजरना पड़ेगा, बिना मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए आप लिमिटिंग रिएजेंट चेक नहीं कर सकते। अब ध्यान से सुनिए कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि हमें हर हमेशा डाटा क्या दिया हुआ है उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है, हर हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने के लिए हमें मोल का ही जरूरत पड़ेगा। तो अब देखिए ये तो मॉलिक्यूल दिया हुआ, और आप मोल कंसेप्ट में एक फॉर्मूला ऐसा पढ़ेंगे कि मोल बराबर होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो आपको तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ तो आप उसको NH डिवाइड करेंगे तब जाके मोल आएगा बच्चों। तो इसीलिए अगर हमें ये रेशियो देखना होगा ना तो कोई ऐसे कर सकता था कि ये 3 डिवाइडेड बाय Na ये हो गया मोल, और डिवाइडेड बाय इसका कोएफिशिएंट करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो ये देखिए H2 के लिए रेशियो आ गया। अब यहां से देखें अगर तो 6 डिवाइडेड बाय Na और गुना फिर क्या करेंगे 1। अब कोई कहेगा क्या कि Na से डिवाइड करने का फायदा क्या हुआ, तो कोई फायदा नहीं, लेकिन बाय रूल अगर हम जाएं तो हमें पहले मोल निकालना चाहिए था, और मोल निकालने का मतलब होता है मॉलिक्यूल में NH डिवाइड करेंगे तभी वो मोल आएगा, वरना देखिए क्या हुआ कि ये यहाँ भी डिवाइड हो गया, ये यहाँ भी डिवाइड हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट में क्या आएगा, ये 3/2 और ये 6 का रेशियो ही आएगा, मतलब कि ये वैल्यू यहाँ पे छोटा है, ये वैल्यू क्या है, छोटा है। उसके कंपैरेटिवली देख लीजिए तो यहाँ पे ये छोटा हो गया, इसका मतलब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो हम समझते हैं आप इस तरीके से कहीं भी आपको क्वेश्चन आए कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे चेक करते हैं तो वो चेक हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, ये आपको क्या करना है, सिर्फ आपको सिर्फ इतना करना है
कि हर हमेशा आपको देखिए उलझा कोई क्या सकता है, उलझा सिर्फ यहाँ पे सकता है कि डाटा आपको कभी मोल देगा तो बहुत बढ़िया, सीधा मोल में कोएफिशिएंट को डिवाइड कर दीजिए। आपको डाटा किसी का मास दे देगा तो मास से पहले मोल निकालने में आपको मेहनत करना पड़ेगा, फिर कोएफिशिएंट डिवाइड कीजिए। किसी गैस का वॉल्यूम दे सकता है तो आप वॉल्यूम से मोल निकालना जानते होंगे तो वो मोल निकल जाएगा। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको उलझा सकता है कोई, और ये उलझने वाली चीज बिल्कुल भी नहीं है कि हम मोल ना निकाल पाए, फिर केमिस्ट्री पढ़ने का फायदा क्या है। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोग ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। हाँ, एक चीज और, अगर मान लीजिए आपके पास 3 रिएक्टेंट होता, मान लीजिए ए बी और सी, ये मिल के बना रहा मान लीजिए एबीसी, ऐसा मान लेते हैं जनरल रिएक्शन, ये बैलेंस्ड है। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ, अगर आपको दिया हुआ मान लीजिए ये 3 है, ये 4 है, ये 1 है, इसका मान लीजिए आपको दे दिया 12 मोल, ये मोल है, ये सबका क्या दिया हुआ, मोल ही डायरेक्ट दे दिया, 12 मोल दे दिया, इसका आपको 4 मोल दे दिया, इसका आपको 3 मोल दे दिया, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, और तब कहता है कि विच इज एलआर, विच इज एलआर, आप बताइए कि एलआर कौन है। देखिए अगर आपको लिमिटिंग रेंज चेक करने आ गया ना तो बहुत सारा काम आपका आसान होने वाला है, बहुत सारा काम क्या हो जाएगा आपका, आसान हो जाएगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट बिना चेक किए हुए आप कोई भी सवाल यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें अगर आपको एलआर कोई पूछता है तो आप क्या करेंगे, सेम टू सेम काम करेंगे। यहाँ तो मोल ही डायरेक्ट दे दिया है तो बहुत ज्यादा हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ए के लिए हम लोग लिख देंगे रेशियो 6 आ जाएगा, इसके लिए 4/3 आ जाएगा, इसके लिए 3/1 आ जाएगा। अब इसमें से देखिए कि कौन सा रेशियो आपको सबसे छोटा नजर आ रहा है, स्वाभाविक सी बात है यही छोटा है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे बी जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा और बाकी दोनों जो होगा वो एक्सेस रिएजेंट होगा। एक्सेस मतलब ये सब बचेगा, ये सब बचेगा। अब देखिए यही सब सवाल पूछ देगा आपसे कि आप कह रहे हैं कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, इसका मतलब बी पूरा खत्म हो जाएगा। ये दोनों एक्सेस रिएजेंट है, एक्सेस रिएजेंट है, इसका मतलब ये रिएक्शन में बच जाएगा, ये पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं हो पाएगा। तो अब बताइए ना हमें कि ये कितना मोल बनेगा, ये बचेगा, पहले 12 था, ये 3 था, आप कह रहे हैं इतना इतना, ये पूरा खत्म नहीं हो पाएगा, कुछ बच जाएगा, तो अब बताइए कितना बच जाएगा। ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होता है बच्चों, तो ये सारी चीजों को हम लोग धीरे धीरे करके अब सीखेंगे। अब हम लोग कैलकुलेशन की तरफ ही मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं आपको लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेशन शुरू करते हैं इस चैप्टर का, ध्यान से बस देखते जाइएगा, एक एक पॉइंट करके हम लोग क्लियर करते चलेंगे। अब आता है यहाँ पे कैलकुलेशन, कैलकुलेशन अब इसमें देखिए कोई बहुत ज्यादा स्टेप नहीं है। ठीक है, अगर आप स्टेप की बात करेंगे कि कुछ कुछ बातें दिमाग में रखनी है तो हाँ बिल्कुल रखनी है आपको कि स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहला बात आपको ये याद रखना है कि आपको मोल पता होना चाहिए। ऐसे आप चाहें तो मास के टर्म में भी एनालिसिस कर सकते हैं, बट थोड़ा सा सहूलियत होता कि आप मोल के टर्म में एनालिसिस करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये करते हैं पहले रिएक्शन, कुछ कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो हम यहाँ पे आपको बताना चाह रहे हैं कि इसमें क्या करना होता है। सबसे पहला काम आप ये कर सकते हैं कि फर्स्ट वी हैव ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आगे चल के ना हम लोग ऐसा भी मेथड सीखेंगे कि बिना बैलेंस किए हुए, बिना रिएक्शन को बैलेंस किए हुए भी कैलकुलेशन किए जा सकते हैं, लेकिन अभी ये यहाँ पे नहीं हो पाएगा। अभी हम लोग इस चैप्टर में रिएक्शन को बैलेंस्ड करके कैलकुलेशन करना सीखते हैं। ठीक है, इसीलिए हम अभी आपको हैबिट बना रहे हैं कि जब भी आपको कोई कैलकुलेशन करना हो किसी केमिकल रिएक्शन में, आपके दिमाग में सबसे पहला बात यही आना चाहिए कि हमारे सामने एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होना चाहिए। अब देखिए सवाल में क्या हो सकता है, अगर आपके जानकारी में रिएक्शन होगा तो क्वेश्चन वाला रिएक्शन भी प्रोवाइड नहीं करेगा, वो रिएक्शन भी आपको खुद ही बनाने होंगे और खुद से प्रोडक्ट बनाने होंगे, बैलेंस करने होंगे। तो यही सारा चीज जो है ना धीरे धीरे करके एडअप होगा आप में। अभी तो आप स्टार्ट किए ना, तो ये अभी हम हर क्वेश्चन में रिएक्शन बना के देंगे, लेकिन जब एग्जाम आप देने जाएंगे ना कहीं पे, तो वहां जरूरी नहीं होगा ना कि सवाल में आपको केमिकल इक्वेशन दिया हुआ रहे। क्यों नहीं देगा, क्योंकि अब तक
आप सीख चुके होंगे, ठीक है। जब आपको आ गया होगा तो आप वो रिएक्शन खुद ब खुद लिख सकते हैं, खुद ब खुद बैलेंस कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, ये सब चीज आपको समझ आना शुरू होगा, तो ये सब चीज आप खुद ब खुद कर लेंगे। पहली बात कि हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होना चाहिए। दूसरी बात ये कहता है कि जब आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ जाएगा, फिर देखें कि किस किस रिएक्टेंट का डाटा दिया हुआ है, या किस प्रोडक्ट का भी डाटा दिया हुआ। मतलब की बात यह है कि आपको क्या करना है, मोल पता करना, ठीक है। जो भी डाटा दिया हुआ है, कन्वर्ट द गिवन डाटा इनटू मोल। अगर आपको मोल में किसी भी सब्सटेंस का कुछ नहीं बोला गया है, मान लीजिए रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, किसी भी सब्सटेंस का अगर क्वेश्चन में कुछ मास प्रोवाइड करा या अमाउंट प्रोवाइड करा, उसी को हम यहाँ पे डाटा की बात करें, ठीक है। आप अमाउंट भी लिख सकते हैं, कन्वर्ट द गिवन अमाउंट इनटू मोल, आप अमाउंट भी कर दें। दूसरा स्टेप आपको ये लेना है कि जो भी वहां पे दिया हुआ है ना, चाहे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मतलब उसको हम लोग गिवन डाटा के टर्म में एनालाइज करते हैं, मतलब उसको हम लोग गिवन डाटा क्या है। आप उसको कोशिश करें कि अगर मोल दिया हुआ तब तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो पहले आप उसको क्या करेंगे, मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम यही लिखें, कन्वर्ट द गिवन अमाउंट इनटू मोल। अब ये अमाउंट मास हो सकता है, तो मास के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, मोल में कैसे जाता है। वो वॉल्यूम हो सकता है, तो वॉल्यूम से सोचेंगे मोल में कैसे जाता है। तो वो सारी चीजें हम लोग सीखेंगे, और आगे भी और कुछ कुछ सीख चुके हैं, मोल कंसेप्ट में कुछ कुछ सीखे हैं, और गैसेस स्टेट में जाएंगे ना, तो पीवी को स्टेनर्टी के इक्वेशन के अनुसार और हम लोग मोल निकालना सीखेंगे। फिलहाल हम लोग ये थ्योरी अगर पढ़े ना, तो हम इतना जरूर कर सकते हैं कि आपको मोल में कन्वर्ट कर लेना। तीसरा जो स्टेप आएगा ना, अब आपको सोचना है, थिंक अबाउट एलआर। यहाँ पे आके एलआर के बारे में सोचना। अब सोचने का क्या मतलब होगा भाई, सोचने का ये मतलब है आपको जज करना होगा क्वेश्चन के डाटा को देख के कि क्या यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट यूज होगा या नहीं होगा। अब ये होगा या नहीं होगा का कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पहले ही ये बता चुके हैं आपको कि कब लगाने हैं कंसेप्ट, कब नहीं लगाने हैं। लिमिटिंग रिएजेंट कब अप्लाई करेंगे बताइए, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी देते हैं, applicable when amount of at least two reactant are provided। कम से कम 2 रिएक्टेंट का क्या होना चाहिए बच्चों, आपके पास अमाउंट प्रोवाइड होना चाहिए, तभी आप लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट सोच सकते हैं, वरना नहीं सोचना। अगर लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट आ गया, उसके बाद क्या करना है कि ऑल कैलकुलेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ एलआर। जितने भी कैलकुलेशन होंगे ना, वो सब का सब किसके थ्रू डन होगा, एलआर के थ्रू डन होगा। मतलब सारे कैलकुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल एलआर होगा। लिमिटिंग रिएजेंट को यूज करके ही हम सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या करते हैं बच्चों, अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए एक बेसिक अप्रोच होगा इस चैप्टर का कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं या फटाक से इसका स्क्रीन फंडा है, ठीक है। हर एक सवाल में आप अगर इतने प्रिसाइज ढंग से सोचते हैं, स्टेप बाय सोचते हैं, तो फिर कैलकुलेशन एक भी गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। लेकिन आप यही सब पॉइंट क्या करते हैं ना, स्किप कर जाते हैं, और जिसके कारण आपका माइंड में सवाल तो रहता है कैसे से करना है, लेकिन एक सीक्वेंस वाइज आपके दिमाग में नहीं रहता है, जिसके कारण क्या होता है ना, कभी आप ये पॉइंट किए और सीधा यहाँ पे आ जाइए, ये पॉइंट किए नहीं आप यहाँ पे आ जाइएगा। तो एक स्टेप वाइज हम लिखें कि इसके बाद पहले क्या सोचना, फिर क्या सोचना, फिर क्या सोचना, फिर क्या सोचना। अगर ऐसे करके आप फिजिकल केमिस्ट्री के सवाल पे अप्रोच लगाएंगे ना, तो फिर आपके अंदर एक अपने आप स्ट्रेटजी तैयार हो जाएगा सवाल को सॉल्व करने का, ठीक है। और हर एक चैप्टर में ऐसी स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि एक तरह से आप सोचेंगे ना, तो आपको सवाल बनता हुआ चला जाएगा। तो हर एक सवाल में आप देखेंगे कि हम इतना ही चीज आपको हर बार रिपीट करवाएंगे और इतना से ही सारा सवाल बनेगा। तो अब हम बच्चों इसको मिटाते हैं
और आगे हम लोग अब सवाल पे आते हैं, इसको मिटा दें। अब ध्यान से समझिए कैसे कैसे सवाल करेंगे हम लोग, बेसिक से हाई लेवल तक अभी जाएंगे सवाल में। बस ये 4 पॉइंट जो आपको लिखाया गया है ये बात चलिए, तो अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। धीरे धीरे हम लोग सवाल के लेवल पे बढ़ते जाएंगे। पहले हम लोग बहुत छोटा छोटा सवाल आपको करके दिखाना चाहेंगे। जैसे देखिए सवाल क्या होगा, या तो लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा, या तो आपको सीधा सीधा हम लोग डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग 1-2 लैंग्वेज के फॉर्म में भी करते हैं ताकि आपको समझ आए बातें, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर ऐसा लिखा हुआ कि 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड in the presence of oxygen, in the presence of oxygen, determine mass of product form। अब देखिए इतना सवाल लिख दिया, बस कहानी खत्म हो गया। अब सोचिए कि अब अगर आपको ये सवाल बनाना है तो सवाल को पढ़ने के बाद ही पता चल जाता है कि स्टोइकियोमेट्री का सवाल है। कैसे? जब भी आपको किसी रिएक्टेंट का कुछ मास दे या किसी प्रोडक्ट का कुछ अमाउंट दे दे और रिएक्टेंट का पूछे या प्रोडक्ट का पूछे तो समझ जाइए कि हमको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना होगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, स्टोइकियोमेट्री हो गया। अब जितना स्टेप आपको लिखाया गया ना वो सारा बात देखिए यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। सबसे पहला अगर हम सॉल्यूशन करने आए, देखिए सवाल बना हुआ उसको एनालाइज कर लेना अलग बात है। अगर हमारे सामने नया सवाल आए ना, हर हमेशा इस तरीके से दिमाग को सेट कीजिएगा कि नया सवाल आए तो उसका सोचने का अप्रोच क्या होगा। ऐसे थोड़ी होता कि कोई भी सवाल आए रट लिए स्टेप बना दिए, हर एक का एक अपना स्टेप होता है, ठीक है। उस स्टेप पे हर हमेशा फोकस कीजिए कि अगर सवाल आया है तो हमें कैसे पता चलेगा अचानक से हमें यही काम करनी है, ठीक है, तभी तो पकड़ बनेगी सवाल बनाने के स्ट्रेटजी पे। तो जैसे ही आया ना सवाल, हम यहाँ से पहले पिक किए कि इस सवाल में करना क्या है, तो हमारा दिमाग कह रहा है कि रिएक्टेंट दिया हुआ प्रोडक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन का तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया। तो आपका तुरंत दिमाग जाना चाहिए कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या हम लोग पढ़ें क्या, और अगर पढ़ें तो उनमें हमें क्या क्या चीजें समझाई गई थी, वो सारी चीजें आपको एक बार दिमाग में इकट्ठी जमा होनी चाहिए, तभी तो आप सारे कंसेप्ट को अप्लाई कर पाएंगे क्वेश्चन के अनुसार। तो कंसेप्ट तो इसके अंदर भी ढेर सारे ऐड होंगे, लेकिन हम लोग धीरे धीरे करके उसको ऐड करेंगे। अब देखिए सबसे पहला स्टेप आपको क्या बताया गया था, बोलिए। सबसे पहला स्टेप आपको ये बताया गया था कि कोई भी अगर सवाल हो और आपको पता चल जाए कि वहां पे हमको कैलकुलेशन करना है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है, तो हर हमेशा आपको उस प्रोसेस का, उस केमिकल रिएक्शन का एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पता होना चाहिए। तो हम पढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शन आखिर क्या हुआ। तो केमिकल रिएक्शन क्वेश्चन में हुआ क्या है कि मैग्नीशियम के मेटल को बर्न किया गया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो क्या आप इस चीज को इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते? तो बहुत आसान है, अभी 10th लेवल का इक्वेशन सब चल रहा है, इसीलिए हम एग्जांपल ये दे भी नहीं रहे हैं बना के सीधा MgF इतना। अब बताइए कहता है डिटरमाइन द मास ऑफ प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट फिर लिखा ही नहीं, तो क्या आप इस रिएक्शन का प्रोडक्ट खुद से नहीं बता सकते? ये सब छोटी छोटी रिएक्शन है, 10th लेवल की रिएक्शन है। ये आपको पता होगा कि कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो हर हमेशा अपना क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। अब देखिए रिएक्शन, ये इक्वेशन तो लिखा गया, लेकिन हमें सिर्फ इक्वेशन से मतलब नहीं होता, हमें किस तरह का इक्वेशन चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन चाहिए। तो देखिए क्या ये बैलेंस्ड है क्या? अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, हम लिख दिए कि आपको पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन चाहिए, अब रट भी रहे हैं कि बैलेंस इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन, लेकिन जब बनाने लगे तो बैलेंस ही नहीं कीजिएगा तो फिर गलत हो जाएगा। इसलिए दिमाग में एकदम हैबिट बना लेना कि कैलकुलेशन करते समय क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो हमें लगता है यहाँ 2 लगाना होगा, यहाँ 2 लगाना होगा, हो गया ये बात, ठीक है। अब कैलकुलेशन कैसे करते हैं ध्यान से देखिए, जिसके बारे में जो कैलकुलेट करना हो या जो दिया हुआ सब उसके नीचे हम लोग लिखना चालू कर देंगे। तो लैंग्वेज लिखने से बचना, इस सब पे लैंग्वेज आपको कहीं बोर्ड में भी नहीं पूछता, आपको बस कैलकुलेशन करने आना चाहिए। अब हम देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम देखेंगे कि इतने सारे सब्सटेंस हमारे पास आ गए, हमारे पास किन किन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया सवाल में, मतलब किसके बारे में अमाउंट दिया हुआ, किसका अमाउंट दिया हुआ। देखिए
48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। क्लियर है कि इसका मास दिया हुआ कितना ग्राम दिया हुआ, 48 ग्राम दिया हुआ। अब देखिए ऑक्सीजन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सिर्फ बोला प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन दिया गया ये बताया नहीं गया। इसका मतलब आप इसको अपने मन से क्या समझेंगे, एक्सेस, ढेर सारा, ये खत्म होने वाली चीज नहीं है। मान लीजिए ऐसे कि वो मैग्नीशियम को इन्वायरमेंट में जलाया जा रहा है, खुले जगह में जलाया जा रहा है, क्या खुली जगह में कभी ऑक्सीजन का कमी होगा क्या, एयर में ढेर सारा ऑक्सीजन एक्सेस हो गया। तो प्रोडक्ट का तो खैर अभी बोला भी नहीं है, प्रोडक्ट बना भी नहीं होगा, क्योंकि जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तभी तो वो बनेंगे। इसका मतलब इसके बारे में पूछा गया। अब ध्यान से देखिए, पहला काम हो गया आपका, पहला काम हो गया कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दिए। दूसरा काम आपको ये कहता था कि जो भी आपको डाटा दिया गया, जिसका भी दिया गया, देखिए कि मोल है या नहीं है। तो दिया हुआ मैग्नीशियम का क्या मोल दिया हुआ, क्या नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब दूसरा स्टेप ये करना, मोल में कन्वर्ट करना। अब ये चीज आपको आना चाहिए, मोल कंसेप्ट में पढ़ा चुके हैं कि किसी सब्सटेंस का अगर मास दिया हो तो उसको मोल में कैसे चेंज करते हैं। तो सिंपल सा तरीका होता है कि जो मास दिया गया हो ना, उसमें उस एलिमेंट के मास से डिवाइड करना। अब एलिमेंट का मास कितना होता है बच्चों, Mg का 24 ग्राम होता है। यहाँ भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे 2 है तो वो 2 गुना 24 करते हैं, जबकि आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं होता, सब्सटेंस से मतलब है। यहाँ 5 लिखा हुआ, 10 लिखा हुआ, उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि सब्सटेंस कौन सा है, सब्सटेंस है मैग्नीशियम, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीशियम के मास से डिवाइड करेंगे। तो एक मैग्नीशियम मतलब 24 ग्राम हो गया। तो ये देखिए कट के कितना आ गया, 2 ग्राम, ये 2 मोल आ गया। इसके बारे में तो दिया हुआ नहीं, कहानी खत्म हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, तीसरा स्टेप करता है, कितना करने के बाद आप सोचिए लिमिटिंग रीजन। तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ लिमिटिंग रीजन डिसाइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। 2 रिएक्टेंट है, बिल्कुल है। क्या दोनों का अमाउंट दिया हुआ, नहीं दिया हुआ। तो क्या आपको लग रहा है कि अगर यहाँ पे बाय द वे कोई पूछ दिया कि इसमें लिमिटिंग एजेंट कौन है, तो क्या आप ये कहेंगे कि यहाँ एप्लीकेबल नहीं है? एप्लीकेबल तो है ही, एप्लीकेबल तो है ही, बस हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके नहीं पता करना। लिमिटिंग रिएजेंट अगर पूछेगा तो हम बिल्कुल बताएंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे कौन होगा, मैग्नीशियम होगा। अब सोचिए बिना कोई कैलकुलेशन का हम कैसे बता दिए कि लिमिटिंग रिएजेंट होगा। वो इसीलिए बता पाए क्योंकि हमें ये पता है कि इसका 2 मोल दिया हुआ, उसके बारे में कुछ डाटा ही नहीं दिया हुआ, मतलब ये एक्सेस है। एक्सेस है इसका मतलब ये और ये अगर आपस में रिएक्शन करते रहे 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा दोनों में कंपटीशन हो गया है, तो ओवरऑल आपको क्या लग रहा है, लास्ट तक कौन खत्म हो जाएगा, ये हार जाएगा। मैग्नीशियम क्या हो जाएगा बच्चों, हार जाएगा, इसको हारना पड़ेगा। मतलब ये इसके सामने कम है, हर हमेशा ये खत्म ही नहीं होगा। कहेगा तुम जलते रहो, जब तक जलोगे हम जलाते रहेंगे। 2 मोल पूरा खत्म हो जाएगा, फिर भी ये बचा हुआ रह जाएगा। तो बताइए इन दोनों में पहले खत्म कौन हुआ, मैग्नीशियम ना, इसीलिए ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका अमाउंट जब आपको शुरू में ही नहीं दिया है तो आपसे ये सवाल कोई नहीं पूछ सकता कि बताइए ऑक्सीजन कितना बचा होगा। अरे भाई जब पहले बताया ही नहीं हमको कि वो कितना था, तो हम फिर कैसे बता सकते वो कितना बचा होगा। ऐसा सवाल तभी पूछ सकता था जब आपको ऑक्सीजन का भी मास देगा शुरू का, तब हम बता सकते हैं कि हाँ पहले इतना दिए थे, अब इतना खत्म हुआ होगा तो इतना बचा है। लेकिन यहाँ पे इसके बारे में कोई आपसे नहीं पूछ सकता, इसके बारे में भी नहीं पूछ सकता। क्यों? क्योंकि ये एक्सेस था, इसको तो पूरा का पूरा खत्म करके ही रुका होगा रिएक्शन ना, तो ये भी लास्ट में कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब आते हैं हम इसके ऊपर कि इसका मास कैसे निकालेंगे। ध्यान से अब यहाँ पे सीखिए, ये कैलकुलेशन सीखना, यहाँ तक तो अभी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं था। अब बात आया कि आखिर हम प्रोडक्ट जो बना है उसका मास कैसे बता पाएंगे कि कितना ग्राम बना होगा। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जिस सब्सटेंस का भी आपको कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन में क्या क्या पूछ सकता है। अगर गैस हुआ तो वॉल्यूम एक एक्स्ट्रा ऐड कर सकता है, वरना मोल और मास तो सब सब्सटेंस का पूछ सकता है। गैस वाले में एक और एक्स्ट्रा चीज आपसे पूछा जाएगा, वो होगा वॉल्यूम। तो ये अगर आपको पता हो कि ये MgO सॉलिड होता है, इसलिए इसका वॉल्यूम नहीं पूछ सकता। जब भी पूछेगा या तो पूछेगा बताइए कितना मोल बना या कितना मास बना, ठीक है। तो अभी देखिए क्या पूछा, मास पूछा, ठीक है। अब अगर मास पूछा है तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि हम डायरेक्ट मास कैलकुलेट कर पाएंगे।
केमिकल रिएक्शन का ये लिमिटेशन है कि हर हमेशा हम मोल कैलकुलेट करेंगे पहले, ठीक है, उसके बाद उस मोल को फिर वापस क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिए, अब इसका क्या तरीका, ध्यान से समझिए। जिसका मोल निकालना है ऊपर उसका कोफिशिएंट आप ले लें, ध्यान से समझिए इसको कैसे कैलकुलेट करना। किसी भी प्रोडक्ट का अगर आपको कैलकुलेशन करना है मोल का, तो उसका क्या तरीका होगा, जिसका कैलकुलेशन करना उसका कोफिशिएंट देख लें, वो ऊपर ले लें, ठीक है, और नीचे हर हमेशा किसका कोफिशिएंट होगा, लिमिटिंग रिएजेंट का, मतलब वैसा रिएक्टेंट जो पूरी तरीके से खत्म हो रहा होगा। तो अब देखिए ये खत्म हो रहा था, ये खत्म हो रहा था, ये खत्म हो रहा था, तो उसका कोफिशिएंट नीचे ले लीजिए। तो ये इतना कर पाएंगे क्या, ये इतना हो जाएगा। जिसका मोल निकालना है उसका कोफिशिएंट, जिसका जो रिएक्टेंट खत्म होने वाला या कह सकते हैं जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसका मोल, और फिर इस रेशियो में गुना कर देना। इस रेशियो में क्या कर देना, गुना कर देना। किससे गुना करना है, तो जितना मोल लिमिटिंग रिएजेंट का लिया गया था शुरू में, ठीक है। अब देखिए दोनों कट गया ना, तो यहाँ से आपको मोल निकल के आ गया 2। कितना निकल के आ गया, ये 2 मोल निकल के आ गया। अब अगर हमें किसी सब्सटेंस का मोल पता हो गया ना, तो वापस अब हम इस मोल को रिक्वायर्ड अमाउंट में चेंज करते रहेंगे। वॉल्यूम पूछेगा तो मोल से वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाइए, मास पूछेगा तो मोल से मास वाला फॉर्मूला लगाइए। और अगर आपको याद हो तो ये होता है GMM। मोल में अगर हम मॉलिक्यूलर मास से गुना कर दें तो ये मास आ जाता है, तो 2 गुना MgO का मॉलिक्यूलर मास, MgO 2 MgO नहीं, सिर्फ MgO सब्सटेंस का जोड़ना होता है। ये 24 हो गया और ये 16 हो गया। 24 और 16 देख लीजिए कितना हो जाएगा, 0 40, तो ये 40 हो गया, इसका मतलब 80 ग्राम बनेगा। तो ये हमारा बच्चों पूरा का पूरा क्या हो गया, कैलकुलेशन हो गया। हम अभी आपको एक सवाल करके दिखाए हैं और आपको समझ आया होगा कि जितना पॉइंट आपको बताया गया ना, वही सारा पॉइंट यहाँ पे हम लोग क्या किए, सीक्वेंस वाइज अप्लाई किए हैं और हमारा सवाल बन के रेडी है, देख लीजिए, ठीक है। अब हम इसी में दूसरा सवाल करेंगे, इसको फटाक से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम दूसरा सवाल करते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ, अब देखिए यहां से करते हैं, 64 ग्राम ऑक्सीजन, 64 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। अब सवाल देखिए क्या क्या पूछेगा। अब इसको मिटा देते हैं, रिएक्शन तो खैर वही रहना है। इसको भी मिटाना होगा और ये रहा सवाल, ठीक है। अब देखिए सवाल कैसे कैसे चेंज हो गया। खैर उतना ही काम करना था, बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना था। अगर कोई ट्राई करना चाहे तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। मास लिख लेते हैं पहले। देखिए ये है 48 ग्राम, इसका मास 64 ग्राम, बहुत बढ़िया। अब बाकी देखिए, अब यहाँ पे सवाल तो दिए नहीं, डिटरमाइन मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, पहली सवाल। दूसरा सवाल पूछ सकता है मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। अब यहाँ देखिए सवाल का संख्या बढ़ गया अपने आप, 2 सवाल हो गए। सवाल अभी पूछता है ना, तो उसका भी थीम समझिए कि कब कहां पे क्या सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम आपको पहले वाले सवाल में समझाया कि वहां ये कोई नहीं पूछ सकता था कि बताइए कौन रिएक्टेंट कितना बच जाएगा, क्योंकि एक एक्सेस दे रखा था, एक लिमिटिंग रिएजेंट ही हो गया। तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर था कि एक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, दूसरों को हम डिटरमाइन ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि शुरू में पता ही नहीं हमें कितना दिया था। लेकिन अब यहाँ पे देखिए ये भी दिया, ये भी दिया, तो अब इन दोनों में कोई ना कोई खत्म होगा या दोनों खत्म हो सकता है, नो डाउट दोनों हो सकता है, ठीक है। तो कहता है मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट बताइए जो भी बचेगा। फिलहाल स्टेप लगाना शुरू कीजिए। पहला बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखा गया। दूसरा कहता है जो भी अमाउंट दिया गया है अगर वो मोल नहीं है तो मोल में कन्वर्ट कीजिए, तो कर देते हैं मोल में कन्वर्ट। तो मास अगर इतना हो गया तो इसका मोल बता दो कितना हो जाएगा, 2 मोल आ जाएगा। जल्दी जल्दी लिख देते हैं, 48 डिवाइडेड बाय 24, चलो पूरा ही लिखता हूँ, 48 डिवाइडेड 22 हो गया, ठीक है। अब इसको देखो, मोल बराबर फिर 64 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 32, क्योंकि एक ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम ना, तो ये O2 है, ये क्या है O2 है, तो 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन का 32 ग्राम, ये भी हो गया कितना 2 मोल, 32 दूनी 64।
अब इसका बारे में तो अभी छोड़ ही दो। अब देखो पहला काम खत्म, दूसरा काम खत्म, तीसरा में आपको क्या बताया गया था, आप थिंक करें लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में, थिंक कीजिए लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। अब देखिए दो रिएक्टेंट, दोनों का अमाउंट दिया हुआ, अब देख के नहीं बता सकते कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा, इसके लिए आपको साइड में कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको किसी कोने में ये पता करना होगा कि इन दोनों में से कौन खत्म होने वाला है, और ये काम कहीं आप साइड में कीजिए, ठीक है, कहीं पे साइड में कीजिए, ताकि आप बस सिर्फ इतना पता करें दोनों में खत्म कौन होने वाला, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने का तरीका था मोल डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, ध्यान से देखिए, मोल डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, मोल डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, तो 2 मोल 2 मोल, तो ये आ गया 1। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के लिए मोल डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट 2/1, मोल डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, मोल डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, तो ये 2 मोल डिवाइडेड 1, तो 2 आ गया। अब देखिए ये ऑक्सीजन का है रेशियो और ये है मैग्नीशियम का रेशियो। देखिए छोटा कौन है, छोटा कौन है, मैग्नीशियम, इसका मतलब मैग्नीशियम है लिमिटिंग रिएजेंट, मैग्नीशियम है लिमिटिंग रिएजेंट, इसके माथे पे लिमिटिंग रिएजेंट का टैग लगा देना, और ये हो गया एक्सेस रिएजेंट, इसके माथे पे एक्सेस रिएजेंट का टैग लगा देना, ठीक है। अब इसका काम हो गया खत्म, इस कैलकुलेशन का कोई कहीं जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको पता कर लेना है किसी कोने में चल के कि इन दोनों पहले खत्म कौन होना, ठीक है, बाकी उस कैलकुलेशन का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। अब ध्यान से समझिए, अब आते हैं प्रोडक्ट का मास निकालना है, लेकिन हम मजबूर हैं कि हम पहले मोल ही निकाल पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हम पूरे रिएक्शन को एनालाइज कर रहे हैं मोल के टर्म में, ठीक है, इसलिए मोल ही निकालेंगे। मास के टर्म में डायरेक्ट किया जा सकता है, लेकिन उतना उलझना नहीं है, हर हमेशा एक आपको सिंपल तरीके से चलना, मोल निकालते हुए चलना। अब देखिए स्टेप क्या समझाया गया था आपको, स्टेप क्या समझाया गया था, केमिकल रिएक्शन में कोई भी कैलकुलेशन करना हो, चाहे रिएक्टेंट की तरफ करना हो या प्रोडक्ट की तरफ करना हो, सब में एक ही तरीका है, जिसका कैलकुलेशन करने जा रहे हैं आप उसका मोल ऊपर लिखिए, मोल मतलब कोफिशिएंट। अब देखिए एमजीओ का मास निकालना, मोल निकाल रहा है तो इसका कोफिशिएंट ऊपर। अब बताइए नीचे किसका कोफिशिएंट डिवाइड होगा, O2 का या Mg का, तो इसमें क्या बताए थे, नीचे हर हमेशा उस रिएक्टेंट का कोफिशिएंट डिवाइड करना है जो रिएक्शन में पहले खत्म होने वाला है, ठीक है, और उसी को लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो मतलब की बात ये है कि यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट को डिवाइड करेंगे, ये 2 हो गया। अब इस रेशियो में, कोफिशिएंट के रेशियो में गुना कर देना है उस सब्सटेंस के मोल से जो लिमिटिंग रिएजेंट था, बताइए सब्सटेंस का कितना था, 2, तो वापस ये फिर से 2 ही मोल आया। अब अगर ये 2 मोल आ गया तो क्या आप इसका मास नहीं बता सकते, वापस 2 गुना 40, ये हो गया 80 ग्राम, कहानी खत्म इसका। अब बताइए एक तो कैलकुलेशन हो गया, अब आपको पता चल गया कि इसका खत्म कहानी। दूसरा कहता मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, कितना बचा और कौन बचा, ठीक है, तो आपको ये भी पता चल गया कि ऑक्सीजन हमारा एक्सेस रिएजेंट था। अब ये आपको पता करना था कि आखिर 64 ग्राम ऑक्सीजन में से कितना ग्राम ऑक्सीजन खत्म हुआ होगा और कितना ग्राम बचा है। तो आपसे सवाल में पूछा कि ये कितना ग्राम बच गया है, तो अब सोचिए आपको पहले से पता है 64 ग्राम था, आपसे पूछ रहा का बताओ रिएक्शन खत्म हो चुका है, ये बचा कितना, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये खत्म कितना हुआ। अगर हमें कोई ये बता दे कि 64 ग्राम में से खत्म कितना हुआ, तो बचा हुआ तो कोई बच्चा भी निकाल देगा, इसमें उसको घटा देगा। तो आप रिएक्टेंट के लिए यही काम करना है कि रिएक्ट कितना हुआ। अब यहाँ पे देखिए हम क्या लिख रहे हैं, ध्यान से समझा जाए इस चीज को, ये है मोल रिएक्टेड, हम लोग क्या निकालते लगे, ये रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के लिए जब हम वो काम करते हैं तो ये होता है मोल फॉर्म, ये क्या होता है बच्चों, मोल फॉर्म। काम दोनों तरफ एक ही करना है कि जिसका मोल निकालना उसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय लिमिटिंग रिएजेंट का कोफिशिएंट गुना लिमिटिंग रिएजेंट का मोल। यही काम रिएक्टेंट के लिए भी करेंगे, यही काम प्रोडक्ट के लिए भी करेंगे। बस फर्क इसमें ध्यान रखना है कि जब ये काम आप प्रोडक्ट के लिए करते हैं तो वो उसका बना हुआ मोल आता है, और जब आप यही काम किसी रिएक्टेंट के लिए करेंगे तो वो उसका रिएक्टेड मोल होगा, कितना खत्म हुआ वो आपको पता चलेगा। अब बताइए कितना हुआ, तो इसका अगर हमें मोल निकालना तो इसका कोफिशिएंट 1 है, डिवाइडेड बाय लिमिटिंग रिएजेंट का कोफिशिएंट 2 है, गुना फिर करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट का मोल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये 2 हो गया, तो ये वापस कितना हो गया 1, एन रिएक्टेड।
अब आगे हमारा आंसर ये भी, 1 मोल रिएक्ट किया। अब बताइए मोल कितना था शुरू में इसका, 2 मोल। तो अब हम लोग ये लिख सकते हैं n लेफ्ट, मोल लेफ्ट कितना हो जाएगा, तो 2 में से 1 घटा दीजिए, 1 मोल। और अगर 1 मोल बच गया है तो मास लेफ्ट कितना हो जाएगा, इस मोल लेफ्ट को मास में चेंज कर देंगे, तो फिर 1 गुना 32 कर देंगे, तो 32 ग्राम। इसका मतलब 64 ग्राम में से मात्र 32 ग्राम खत्म हुआ था, 32 ग्राम इसका बच गया। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग केमिकल कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं। तो ओवरऑल कंसेप्ट बस इतना ही है, ठीक है, इसके कैलकुलेशन के लिए। अब इसमें टफेस्ट क्या होगा, टफेस्ट ये हो सकता है कि आपको रिएक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करेगा, खैर वो हम लोग धीरे धीरे अभी इसी टॉपिक में बहुत सारा अलग अलग तरह का और कंसेप्ट अभी देखेंगे। ये बेसिक कैलकुलेशन का अप्रोच था, बेसिक कैलकुलेशन का अप्रोच हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम अगले क्लास में और इससे थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, इसमें और भी कुछ कुछ चीजें ऐड करके कैलकुलेशन करना होगा। एक होता है कि बेसिक खाना वाना पक गया, उसमें थोड़ा सा तड़का लगाना, ठीक है, तो ये वही कंसेप्ट का है। ये एक तरह से बेसिक पक गया है, दाल भात सिंपल, दाल भात सिंपल। अब उसमें थोड़ा सा घी डालना, अचार लेना, ठीक है, भुजिया लेना, थोड़ा जायका बढ़ाना है, स्वाद टेस्ट को। तो इसी में क्या होगा ना, प्रिंसिपल अब इतना ही रहेगा। आप एक तरह से इस चैप्टर का कैलकुलेशन करना सीख चुके हैं, ठीक है। अब इसी में छोटी छोटी चीज को ऐड करेंगे, ऐड कर करके थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते जाते हैं, ठीक है। जैसे अब कॉन्सेप्ट आएगा परसेंटेज प्यूरिटी का, परसेंटेज यील्ड का, मिक्सचर का आएगा, पैरेलल रिएक्शन आएगा, सीक्वेंशियल रिएक्शन आएगा। सब में कंसेप्ट इतना ही है, जो आपको समझा दिया गया सारे रिएक्शन में आपको इतना ही करना है। बस ये सब जो टर्म बता रहे हैं ना कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, परसेंटेज यील्ड क्या होता है, परसेंटेज इंप्योरिटीज क्या होते हैं, ये सब टर्म बस छोटा छोटा आपको समझाते जाएंगे और इसी में ऐड करते जाएंगे, इसी में ऐड करते जाएंगे। बाकी बाकी प्रिंसिपल जो समझा दिया गया वो यही रहेगा। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग यहीं तक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो अब इसी में हम लोग थोड़ा थोड़ा ये सब टर्म ऐड करके करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।